कहानी की शुरुआत होती है और एक आवाज़ हमें बता रही होती है कि यहाँ बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद हमें एक बच्ची को रोते हुए दिखाते हैं। आगे हमें बताया जाता है कि ये सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। और हमें दिखाया जाता है कि एक सिस्टर उस बच्ची को चुप कराने लगती हैं। कोई भी इन बच्चों का पेरेंट यूं ही नहीं बन सकता है। अगले सीन में हमें एक मोटे से आदमी को दिखाते हैं जो कि एक बच्चे से कह रहा होता है कि मैं आज से तुम्हारा डैडी हूँ। वो आदमी उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है। हमें बताया जाता है कि इन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बच्चे अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। हमें दिखाया जाता है कि वो मोटा सा आदमी उस बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है। आखिर ये स्पेशल ट्रेनिंग होती क्या है? वो सिस्टर और बाकी के बच्चे उस बच्चे को बाय कह रहे होते हैं और हमें बता रही होती है वो आवाज़ कि मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझसे ये सवाल किया। वो आवाज़ आगे कहती है कि ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। वो सिस्टर क्लैप करते हुए बच्चों से कहने लगती है, ओके बच्चों, अब बहुत हो गया, ट्रेनिंग का वक्त हो गया है तुम लोगों का। वो सारे बच्चे अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने इक्विपमेंट्स निकाल लेते हैं। वो सिस्टर उस रोने वाले बच्चे से कहने लगती है, एली तुमने ज़्यादा रो दिया, इतना भी नहीं रोना था तुम्हें। वो सिस्टर बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उस बच्ची से कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। वो बच्ची अपने नाक को साफ करते हुए कहने लगती है कि हाँ मैं समझ गई सिस्टर रचेल। उसके बाद हमें उस फादर को दिखाया जाता है जो कि हमें ये सारी बातें बता रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोग्राम है। वो आगे कह रहे होते हैं कि इन बच्चों को एक वेपन की तरह तैयार किया गया है, जैसे ही वो चलना सीखते हैं तभी से। वो आगे कहते हैं कि इन्हें बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। वो कहते हैं कि क्योंकि हम इन्हें इतनी मेहनत से तैयार करते हैं इसलिए इनका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वो आदमी जो ये बातें सुन रहा होता है वो पूछता है उस फादर से कि आखिर इस तरह से इन बच्चों को बड़े करने का क्या मतलब है। ये सुनकर वो फादर कहने लगते हैं कि तुम इन्हें किसी कंप्यूटर मशीन की तरह समझ सकते हो। हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी के साथ कार में होता है और जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं उनका पर्पस उनका बायर डिसाइड करता है जो उन्हें खरीदता है। हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उस बच्चे को एक फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि इस पिक्चर को तुम याद कर लो, ये पर्सन तुम्हारा टारगेट है। उस बच्चे की आंखों में उस आदमी का फोटो दिखाया जाता है और हमें बताया जा रहा होता है, वो फादर बता रहे होते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है इसलिए हमने काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स भी रखे हैं। ऐसे रूल जो कि इन बच्चों के दिमाग में इनके बचपन से फिट किए जाते हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। वो फादर बताते हैं कि हम इन रूल्स को कमांडमेंट्स कहते हैं। हमें बच्चों को दिखाया जाता है जिनको स्क्रीन पे कुछ दिखाया जा रहा होता है। ऐसे 3 रूल है जो कि बच्चों के दिमाग में बचपन से डाले जाते हैं। वो फादर आगे बताते हैं कि ये 3 रूल इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो अपने बायर यानी कि अपने पेरेंट के लिए आज्ञाकारी रहें। वो फादर उस पर्सन से कहने लगते हैं कि ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम इन्हें याद रखना, ओके। दूसरी तरफ हमें उस आदमी को दिखाते हैं जो कि उस बच्चे को फोटो दिखा रहा होता है और वो बच्चा कह रहा होता है कि फादर कोई कार हमारा पीछा कर रही है। वो आदमी ये सुनकर कहने लगता है कि क्या कहा तुमने लड़के। वो आदमी चिल्लाते हुए उस बच्चे से कहने लगता है कि चुप करो और फोकस करो, इस आदमी का चेहरा याद करो तुम। वो बच्चा ये सुनकर कहने लगता है, ओके फादर मैं आपकी बात को मानूंगा। पहला रूल ये होता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात माननी है चाहे वो जो भी कहें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कार क्रैश हो जाती है जिसमें वो बच्चा और वो आदमी बैठे होते हैं। वो बच्चा बच जाता है और उसकी आंखों से पूरा खून गिर रहा होता है और वो अपने जो उसका जो पेरेंट होता है जिसने उसे खरीदा होता है उसे मरा हुआ देख रहा होता है। दूसरा रूल ये होता है कि पेरेंट्स की परमिशन के बगैर पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वो बच्चा उस इंसान के पल्सेस चेक करने लगता है कि वो जिंदा है या मर गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी में से कुछ लोग गन लेकर बाहर निकलते हैं। वो लोग गन लेकर उस आदमी और उस बच्चे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो बच्चा चिल्लाते हुए रो रहा होता है। वो बच्चा रोते हुए कह रहा होता है कि कोई मेरे डैड की हेल्प करो, मेरे डैड सांस नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ गन वाला एक आदमी कहने लगता है कि हमें तो किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ इसमें इस गाड़ी में एक बच्चा भी है। वहाँ पे एक आदमी उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालने के बारे में कह रहा होता है तो दूसरा आदमी कहता है नहीं ऐसा मत करो, तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं। पीछे वाला बंदा कहने लगता है कि वो तो सिर्फ एक बच्चा है, हम उसे कहीं जाकर फेंक देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वहाँ पे जो आदमी रहता है वहाँ पे बैठा होता है और हमें तीसरा रूल बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि तीसरा रूल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आदमी उस बच्चे से कहता है, ओए बच्चे इधर सुनो।
वो आदमी कहने लगता है कि हम बड़े लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे ने मुक्के से उस आदमी का मुंह तोड़ दिया होता है और उस आदमी के मुंह से खून गिर रहा होता है। तीसरा रूल के बारे में बताया जाता है कि पेरेंट्स की सेफ्टी में अगर कोई भी मुश्किल आए तो दोनों रूल को भूल जाओ और पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करो। हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के मुंह से खून गिर रहा होता है और उस बच्चे ने गन को छीन लिया होता है। दूसरा आदमी उस आदमी को देख रहा होता है जो कि ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका होता है। वो बच्चा उस आदमी के हाथों के बीच से गन निकालता है। वो गन की मदद से सामने वाले आदमी को भी मार देता है और उस आदमी के मुंह से भी खून निकलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ के फादर को दिखाया जाता है जो कि उस सामने वाले आदमी से कह रहे होते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये बच्चे काफी ज्यादा वेल बिहेव्ड और बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद हमें उस फादर की क्रीपी सी स्माइल दिखाई जाती है और वो सामने वाले आदमी से पूछने लगते हैं, तो क्या आप इनमें से किसी बच्चे को खरीदना चाहेंगे। वो आदमी उस फादर को कुछ कहता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो फादर कहने लगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। वो बुक में देखते हुए ये बात कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, आप इस बच्चे को नहीं खरीद सकते हैं। वो उस फाइल को अपने ड्रॉर में रखते हुए कहने लगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, वैसे ये बच्चा काफी अच्छा बच्चा था हमारे इंस्टीट्यूशन का। वो फादर कहने लगते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन का सबसे बेस्ट चाइल्ड था ये, जो कि हमने प्रोड्यूस किया था। इसे हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दी थी। ये बच्चा वही बच्चा होता है जिसने उन 2 लोगों को मारा होता है गन से। वो फादर आगे कहने लगते हैं कि मुझे पर्सनली भी ये बच्चा काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर हमने इसे खो दिया। सच कहूँ तो हमने इसे खोया नहीं, बस ये कहीं गायब हो गया। हम आज तक इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो फादर डेस्क पर अपना मुक्का मारते हैं। वो फादर कहते हैं कि ये बच्चा अपने पेरेंट के बगैर पावरलेस है, जिसकी वजह से हमें इसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद हमें एक लड़के को रोड क्रॉस करता हुआ दिखाते हैं। पीछे से फादर कह रहे होते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह घुल मिलकर आम लोगों के साथ रह रहा होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक ही उस लड़के को कोई एक मुक्का मारता है। मुक्का मारने के बाद वो व्हाइट हुडी वाला पर्सन कहने लगता है कि अच्छा मुक्का मारा मैंने ना तुम्हें। ह्यूनहो उसी लड़के का नाम होता है जिसे मुक्का पड़ा होता है। वो लड़का अपना पेट पकड़कर जमीन में गिरा हुआ होता है और बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। व्हाइट हुडी वाला बंदा ब्लू जैकेट वाले बंदे को घूरने लगता है। वो लड़का हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हारा पंच तो काफी ज्यादा अच्छा था। वो लड़का अपने पेट को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारा पंच तो सच में बहुत ज्यादा औसम था। व्हाइट हुडी वाला बंदा उस लड़के से कहने लगता है कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट मुझे अच्छा लगा। उसकी दोस्त उस व्हाइट हुडी वाले लड़के के बारे में कह रहे थे कि वो किसी को भी पीट सकता है। में दिखाया जाता है कि वो ब्लू जैकेट वाला बंदा खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। वो व्हाइट हुडी वाला लड़का कह रहा होता है कि चलो देखे तुम मेरे किक को कितना रेट करते हो। तभी अचानक से एक भूरे बाल वाला लड़का आने लगता है और उसे ढकेल कर आगे जाने लगता है। वो कह रहा होता है कि अब मेरी बारी है इसे मारने की। वो भूरे बालों वाला लड़का उस ब्लू जैकेट वाले लड़के से कहता है कि तुम अब मेरे पंच को रेट करो। व्हाइट हुडी वाला जो पर्सन होता है वो अपनी हुडी को साफ करने लगता है और मुस्कुरा रहा होता है। पीछे से वो व्हाइट हुडी वाला बंदा उस लड़के को, भूरे बालों वाले लड़के को गाली देता है। वो व्हाइट हुडी वाला बंदा उस भूरे बाल वाले लड़के का मजाक उड़ाने लगता है। अपना मजाक उड़ता देखकर वो भूरे बालों वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उस लड़के पर चिल्लाने लगता है। इस भूरे बालों वाले लड़के का नाम सियून होता है। तो वो जो व्हाइट हुडी वाला पर्सन होता है वो उससे कहने लगता है सियून से कि तुम करना क्या चाहते हो। ये बोलकर वो सियून को एक जोर का थप्पड़ मार देता है। वो व्हाइट हुडी वाला पर्सन कहने लगता है कि तुम बीच में घुसे इसलिए मैंने तुम्हें ये चाटा मारा। वो आगे कहता है कि मेरे मसलों के बीच में अगर कोई घुसता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम समझ गए ना। सियून अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस व्हाइट हुडी वाले पर्सन से कहता है कि तुम्हारा थप्पड़ तो काफी ज्यादा अच्छा था, मेरा जबड़ा टूट के नीचे गिरने वाला था, मैं इसे 10 में से 11 दूंगा। सियून जोसेफ से यानी कि उस व्हाइट हुडी वाले पर्सन से कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट हो, पता नहीं तुम्हें अमेरिका में क्या क्या सिखाया गया था। सियून आगे कहता है कि पक्का तुम्हारा वेट काफी ज्यादा होगा। जोसेफ ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। जोसेफ सियून से कहता है कि ओए बेवकूफ, जाओ तुम मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट लेकर आओ। सियून कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेंथोल फ्लेवर वाला लाऊंगा ना। तो वो कहता है हाँ मेंथोल फ्लेवर वाला लाना। जोसेफ के जाने के बाद सियून कहने लगता है कि
ये आज बहुत ज्यादा लकी था जोसेफ, वरना मैं तो इसे जान से ही मार डालता। सियोन ह्यूनहो से आगे कहने लगता है, लेकिन ये कितना काबिल बनता है अपने आप को ये जोसेफ, क्योंकि बस ये अब्रॉड में रहा है इसीलिए सिर्फ। दूसरी तरफ ह्यूनहो चुपचाप से सियोन की बातें सुन रहा होता है। सियोन ह्यूनहो से कहता है कि तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। वो फ्रेंडली वे में उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके गर्दन को चीपने लगता है। ह्यूनहो अपने मन में सियोन से कह रहा होता है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है, तुम मुझे छोड़ो। दूसरी तरफ सियोन उसकी मन की बात जान लेता है और कहने लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे आज नहीं बच पाओगे।